जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज। सुना ले जरा। और आज जैसे कि आपको मालूम है, आज 26 नवंबर है, यानी कि हमारा संविधान दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इससे पहले कि हमारे मेहमान का मैं परिचय कराऊं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। भारत की संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 यानी कि 1946 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान तैयार करना था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और काफ़ी कुछ बातें उसके बारे में करेंगे। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे डूंगरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं बहुत ही अनुभवी वकील श्री सिद्धार्थ जी मेहता साहब। थोड़ा सा इनका सामाजिक परिचय भी दे दूं। सिद्धार्थ जी मेहता साहब जो कि जैन सोशल ग्रुप डूंगरपुर के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश प्रतिनिधि जो कि श्री आनंद जी कल्याण जी, अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर की बहुत बड़ा संगठन है, उसके भी आप प्रदेश प्रतिनिधि डूंगरपुर बांसवाड़ा के। और अभी भी आपने एक नए संगठन को ज्वाइन किया और वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच, यहाँ के जिला मंत्री हैं। तो सबसे पहले तो मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आपने पूर्व में बता ही दिया है जी 1946 में जी 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी जी। और 1946 में ही इसकी संविधान सभा की जो है वो स्थापना कर दी गई थी, क्योंकि हम लोग करीब 400-450 वर्षों की गुलामी से आज़ाद होने वाले के कगार पे थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945 में हुआ था और तब ये तय हो गया था कि भारत आज़ाद होने वाला है। तो उसी की तैयारी को लेकर और 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। और फिर मीटिंग में है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनका स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जी, ये जो संविधान सभा की जो शुरुआत की गई, उसमें शुरुआत में कितने मेंबर थे और इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताइए। एक्चुअली जब शुरू हुआ तो टोटल 379 अच्छा इसमें मेंबर्स नियुक्त किए थे, जिसमें विधिवेत्ता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और कुछ ब्रिटिश लोग थे और कुछ भारतीय थे। इस प्रकार से टोटल 389 सदस्य थे। और जिससे ही हमारा बंटवारा हुआ 1947 में, तो सदस्यों की संख्या कम होके और 299 रह गई। इसमें प्रमुख रूप से जो मेंबर्स थे, मैं आपको कुछ नाम जो सबको याद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको कौन नहीं जानता है, ये प्रमुख सदस्य थे। इनका मसौदा का समिति का तैयार करने का इनका प्रमुख रूप से काम था। जवाहरलाल जी नेहरू जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, उनके प्रस्तावक थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया राज्यों का और प्रशासन का किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ों को लेके किस तरह से एक कमेटी गठित की गई थी। अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि गए साल में एक प्रोग्राम में गए थे, एक कार्यशाला वर्कशॉप में गुजरात में, वो खेड़ब्रह्मा में, वहाँ पे कॉलेज, और वहाँ पे मुझे पहली बार हमारे संविधान की जो बुक है उसको देखने का मौका मिला था। बहुत ही शानदार बुक थी और उसमें बहुत सारे चित्र भी दिए होते। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ तक मुझे याद है, ये जो हमारा संविधान का निर्माण जिस पुस्तक में किया गया, उसमें हमारे भारत की बहुत सारी संस्कृति, भारत के पर्यटन और यहाँ के भी बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो ये बात का इंगित करते हैं। अच्छा, भी बताइए कि संविधान को बनकर तैयार होने में कितना समय लगा और कैसे शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा आराम से आप बताइए। जी, इसकी सबसे पहले दिल्ली में बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद में क्योंकि हम लोग 450 साल की गुलामी से बाहर निकल रहे थे, तो ये विशेष करके देखा गया हमारे संविधान में कि हमारे प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, उनके अधिकार मिले उनको। इसके अलावा जो राज्य सरकारें बनेंगी उनको कुछ नीति निर्देशक तत्व मिले कि हमारे कुछ कर्तव्य रहें। एक इस तरह का संविधान
तैयार हो कि जो विश्व का सबसे बेस्ट संविधान बने। तो जब ये संविधान करीब 3.5 वर्ष में बन के तैयार हुआ, अच्छा, और आज जो 26 नवंबर हम लोग जो संविधान दिवस मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन हमने उसको अंगीकार किया था, अंगीकृत किया था। आज के दिन हमने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी आज के दिन है संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा, राज्य सरकार की क्या शक्तियाँ रहेंगी, केंद्र सरकार की क्या शक्तियाँ रहेंगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था और हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। और संविधान किसी भी देश की एक आत्मा होती है, तो वो आत्मा पवित्र आत्मा हो और सबका ध्यान रख सके, सबका विकास हो सके। गरीबी बहुत थी हमारे देश में, गरीबों का भी ध्यान रखना था, साथ में इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना था। तो हर प्रकार से इसमें इसका मसौदा तैयार किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 1946 में 46 में इसकी स्थापना की गई, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 47-48 में आपको मालूम बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई, उथल पुथल हुआ, काफ़ी चीज़ें। तो 46 में हालांकि हम सब एक ही थे, लेकिन 47-48 में थोड़ी सी कहानी बदली थी। तो ये जो पूरा मसौदा जो तैयार किया गया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े या वही चीज़ें रहने दी वहीं पे? शुरुआत में जैसे ऐसा संभावना कम थी कि हमारे देश का बंटवारा होगा। लगभग हमारे जो बड़े नेता थे, गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भीमराव जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उनका यही था कि क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष देश था हमारा, तो धर्म के आधार पर बंटवारा होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जीत पर अड़े रहे, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनना था और कुछ निजी स्वार्थों को लेके, और जब वो अपनी जीत पे अड़े रहे तो परिस्थिति ऐसी आई कि हमको बंटवारे पे आना पड़ा। भारत के 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। तो भले पाकिस्तान बना, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, लेकिन हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहा। हिंदुस्तान के संविधान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। हिंदुस्तान का जो संविधान जो हम बना रहे थे, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बना रहे थे, किसी धर्म के आधार पे या किसी व्यक्ति विशेष के आधार पे नहीं बना रहे थे। इसलिए इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का परिवर्तन हुआ। करीब 90 जो लोग पाकिस्तान के साइड के थे, वो संविधान सभा से बाहर हुए। फिर 299 लोग जो हमारे रहे, उन्होंने मिलकर और आगे का मसौदा तैयार किया। अगर हम संविधान की बात करें तो 2 व्यक्तियों को हम कभी नहीं भूल सकते। हालांकि हर मेंबर उसका इम्पोर्टेंट होता है, और मैंने शायद कहीं ये भी सुना था कि शायद डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे डूंगरपुर के थे, वो भी शायद इसके मेंबर थे। ऐसा एक बार मैंने भास्कर में कहीं पे पढ़ा था। लेकिन ये बताइए कि 2 व्यक्ति जिनका कि भारत के निर्माण में, संविधान की बात करें या भारतीय संघ की बात करें, और दोनों पेशे से वकील रह चुके थे, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आप खुद भी एक वकील हैं। तो कैसे देखते हैं इन दोनों महापुरुषों को? बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं वकालत के पेशे में हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और जब मैं देखता हूँ कि गांधी जी से लेके और सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे अंबेडकर साहब, हम सभी हमारे वकालत के पेशे से थे, तो ये बहुत गर्व का होता है। क्योंकि हम लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ, हमारे परिवार की तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, या हमारे प्रोफेशंस की तो जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे पास में न्याय की उम्मीद लेके आते हैं, या राज्य की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारियां हमको दी जाती हैं, तो हमारा उसका निर्वहन भी उस प्रकार से हो कि कानूनी रूप से वो बाध्य रहे, किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी ऐसी पीड़ा नहीं रहे, किसी के मन में कुछ ऐसा संकोच नहीं रहे, सब समान रूप से कानून व्यवस्था सबके लिए समान रूप से लागू रहे। यही सारी चीज़ों को लेके हम लोग चलते हैं। हमारे जो आगे के जो हमारे इतने बड़े बड़े जो नाम आपने अभी गिना है, महात्मा गांधी साहब, हमारे भीमराव जी अम्बेडकर साहब, ये सारी चीज़, ये लोग हमारे एक प्रतिनिधि कह सकते हैं, या हमारे आदर्श कह सकते हैं, या हमारी अंतरात्मा कह सकते हैं। तो हम कहीं न कहीं उनको ही मन में लेके आगे चलते हैं। संविधान की बात करें तो थोड़ा आप पूरी तरह विस्तृत में बोलने का अधिकार और तमाम तरह के अधिकार, कौन कौन से अधिकार दिए गए, और वास्तव में उन अधिकारों में ऐसे कौन से अधिकार रहे जो आज भी कहीं न कहीं हमारे लिए चुनौती बने हुए हैं? संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हमारी। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान। ठीक है, पूरे विश्व में इतना बड़ा लिखित संविधान
नहीं है। इसका कारण भी यही रहा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं अलग अलग प्रकार से, बहुत अलग अलग राह पे चलने वाले लोग हैं। तो सबको मिला के और एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो भारत की आत्मा के रूप में बन के और सामने आ सके। और वास्तव में ऐसा हुआ ही सही। जब संविधान तैयार हुआ तो इसकी विशेषताओं में सबसे मेन चीज़ थी कि हमको अधिकार दिए गए। सबसे जो मेन इसमें मैं मानता हूँ जो अधिकार दिया वो अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो अपनी इच्छा से अपने अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकेगा। उसमें राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। दूसरा जो अधिकार है वो है अभिव्यक्ति का अधिकार। कि आप अपनी बात सरकार के सामने या अधिकारी के सामने बिल्कुल खुले मन से, खुले विचारों से रख सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, बोल कर रख सकते हैं, सार्वजनिक मंच पर इसको रख सकते हैं। इस तरह के जो ये जो बोलने का जो अधिकार था ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा चुनाव के साथ में सरकार बनाना, सबको वोटिंग का अधिकार है। यहाँ पे लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे प्रत्येक प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार आम व्यक्ति को है। संसदीय प्रणाली है हमारी यहाँ पे, धर्मनिरपेक्षता है और हमारे साथ साथ में कर्तव्य भी दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आज 75 वर्ष बाद भी कहीं न कहीं हमारा जो संविधान बना वो बिल्कुल सफल है, ये कह सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि संविधान की अगर हम बात करें, वैसे तो हर वो चाहे अंबेडकर सर की बात की जाए या वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए, महात्मा गांधी, नेहरू जी, जिसकी भी बात की जाए, इतने से उस समय क्योंकि हालात काफ़ी अलग थे उस समय, और अभी भी आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हालात बिल्कुल अलग हो गए पूरे विश्व स्तर पे भी। तो अब कितना मुश्किल हो रहा है उन चीज़ों को लागू करना सरकार के लिए? निश्चित ही पहले आज से 75 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो परिस्थिति अलग थी। संस्कृति या देखें लोगों की एजुकेशन को देखें तो बहुत फ़र्क था, और आज की तारीख में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो हमारे संविधान में एक विशेष व्यवस्था ये रखी गई है कि हम संविधान को बदल भी सकते हैं। हमारे संविधान की एक विशेषता ये है कि ये लचीला भी है और ये कठोर संविधान भी है। तो अभी हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने काफ़ी कुछ संशोधन किए आवश्यकता के अनुसार। 370 को भी हटाया आवश्यकता के अनुसार। इस प्रकार से काफ़ी कुछ संविधान में परिवर्तन किए, और ये संविधान में ही प्रावधान दिया हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़े, समय में परिवर्तन, अगर समय परिवर्तनशील है और आवश्यकता पड़े तो संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। संसद की 3/4 सदस्यों की सहमति से हम संविधान को परिवर्तित कर सकते हैं, और समय समय पे जब भी आवश्यकता पड़ी है हमने संविधान में समय के अनुसार संशोधन किया है, जो सफल रहा है। जी। अगर सरकारी तौर पर आप क्योंकि एक वकील भी हैं, तो वास्तव में ये जो नियम बनाए गए हैं संविधान के समय में, वो आपके कानून आप जब किसी के लिए लड़ते हैं या वो तो कितने कारगर साबित होते हैं? वो ही उसी के अनुरूप ही आपको काम करना पड़ता है या कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से अमेंडमेंट भी कर सकते हैं इसमें? नहीं, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें एक आम व्यक्ति और एक चीफ मिनिस्टर या एक प्रधानमंत्री सभी उसके अंतर्गत आते हैं। संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो हमारे पास में कोई भी मैटर्स आते हैं, कुछ भी मामला आता है, तो वो सारे के सारे संविधान और कानून के अंतर्गत ही किए जाते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे केंद्र सरकार ने कानूनों में भी बदलाव किया है। हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा आराम से डिटेल से बताइए। उसमें भी बदलाव किया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो संविधान के अंतर्गत ही आएगा। अगर उसको समस्या है तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं, हमारे पास में अपनी समस्या लेके आता है तो हम संविधान और कानून के हिसाब से जो भी उसके अंतर्गत रह के हम लोग कर सकते हैं, उसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते। मैं भी नहीं जा सकता या कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो नहीं जा सकता बाहर। जी नहीं, अभी जो अपराध के कुछ कानून चेंज किए हैं, शायद उसका जयपुर से उसका शुरुआत हुई थी, उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ था वो? पहले न्याय सही था कि अभी भारतीय BNS उसको कन्वर्ट किया है सारी चीज़ों को। एक्चुअली क्या होता था कि पहला का जो अपराध का तरीका था और अभी के अपराध के तरीके, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है,
तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी उसके अनुरूप होनी चाहिए थी। जी। पहले के जो जुर्माने थे वो बहुत सारे कम थे। बहुत सारी चीज़ों में अंग्रेजों के टाइम में 200-200 साल पुराने जो कानून थे, हम उसी प्रक्रिया के अनुरूप चल रहे थे। तो उस स्थिति में क्या होता था कि लोगों को दंड देना या लोगों को न्याय दिलाना इतना आसान नहीं होता था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो भी लिख देती थी, अदालत को वही पढ़ना पड़ता था, क्योंकि कोई टेक्निक नाम की कोई चीज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन में या अपने कानून में नहीं थी। लेकिन वर्तमान में क्या किया है कि हर चीज़ के लिए एक टेक्निकली फॉलोअप डाल दिया है। अच्छा। कि जैसे आपको कुछ किसी अपराधी से कुछ रिकवरी करनी है तो आपको उसका पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अच्छा। उसका पूरा वीडियो बनेगा जी। FSLs होंगे हर चीज़ के, आपके जहाँ पर भी अपराध हुआ है तो उस जगह पे FSL की पूरी टीम आएगी। अच्छा। और वो वहाँ पर सारे जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी, फिर वो प्रयोगशाला में जाएंगे। अच्छा। तो वो सारे जो रिजल्ट आते हैं वो ऑथेंटिक होंगे। कोर्ट के सामने भी सारी चीज़ें ऑथेंटिक होगी। अब हर चीज़ की वीडियोग्राफी होती है जी। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी जाती हैं। तो इसमें निश्चित रूप से अपराधी को दंड देना आवश्यक है और वो आसान हो जाता है। साथ ही जो व्यक्ति निर्दोष है और जिसको गलत फंसा गया है उसको भी न्याय मिलता है जी। और वो भी बरी हो सकता है जी। तो आज की तारीख में जो आवश्यकता थी कानून में वही परिवर्तन किया गया और बहुत अच्छे तरीके से इसको परिवर्तित किया गया है जी। और आम जन को देखते हुए परिवर्तित किया गया जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे संविधान दिवस को लेकर आप? मैं 75 वर्ष हो गए जी संविधान हमारा जी। और हमारी आज़ादी को लेके लगभग हम 78-80 साल हो गए जी। लेकिन जो सामाजिक समरसता थी, मतलब जो डिफरेंसेस थे वो समाप्त तो नहीं हुए। गरीबी, हम 75-80 वर्षों से गरीबी रेखा से ऊपर उठने के प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकारें भी लगातार उसी में। हम आरक्षण की बात तो मैं नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की कि आज भी एजुकेशन के लिए या बच्चों को एडमिशन स्कूल में दिलाने के लिए सरकार को अपने अभियान चलाना पड़ता है जी। सरकारी स्कूलों में बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि 80 वर्ष हो चुके हैं और लगभग हमें बहुत आगे हो जाना चाहिए। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें उस लेवल पे नहीं गई जो 80 वर्षों में हो जाना था। तो मेरा सबको यही संदेश है या मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान है वो बेस्ट संविधान है। इसमें सबके लिए प्रावधान दिए गए हैं। हम रास्ते में देखें कोई गरीब व्यक्ति है, हम उसका सहयोग करें। अगर किसी को कानून में आवश्यकता है तो उसको कानूनी रूप से सहयोग करें। अगर कोई आश्रम है, बाल आश्रम है, विधवा आश्रम है, तो आप वहाँ पहुँचे। कहने का मतलब है हम भारतीय हैं जी। हर भारतीय दूसरे भारतीय का भाई है, तो हम प्रत्येक व्यक्ति का साथ दें, हम एक दूसरे का सहयोग करें और इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारा भारत देश भी आगे बढ़ेगा जी। यही विशेष रूप से कहना चाहता हूँ जी। इसी में 2-3 संस्थाएं भी ऐसी हुई जैसे कि लोक अदालत है, विधिक सेवा प्राधिकरण है, काफ़ी इससे जो खास करके नीचे के तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि इनका क्या कुछ कार्यप्रणाली होती है और फास्ट ट्रैक की कितनी ज़रूरत है हमारे यहाँ पे? निश्चित रूप से लोक अदालत जी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप आसानी से सुलभ न्याय बिना शुल्क के न्याय प्राप्त कर सकते हैं जी। हमारे करीब 11 प्रकार की ऐसी सेवाएं हैं जो आप आपके आसपास में देखेंगे जी। तो पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, परिवहन की समस्या है। इस प्रकार की कोई भी समस्या में आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है जी। तो आप 4 लाइनों की एप्लीकेशन लोक अदालत के माध्यम से आप दे देंगे, संबंधित विभाग कोर्ट में आएगा, आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपको कोई एडवोकेट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना लिटिगेशन के, बिना कोर्ट में केस किए ही आप इसमें सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अभी ADR के में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि गरीब तबके के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में अगर फंस जाते हैं जी। तो उनको न्याय पाने के लिए उनके पास में एडवोकेट्स को देने की फीस नहीं होती है। तो अभी विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कराया जाता है। यदि आपके पास में पैसे देने के लिए नहीं है, फीस देने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है और अब आपको न्याय चाहिए तो आप एक सिर्फ प्रार्थना पत्र देंगे तो आपको विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क है एडवोकेट नियुक्त कर दिया जाएगा। आपको उसको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है, तो आपको एक सुलभ न्याय बिना पैसे के भी उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम है जिसमें आपके साथ में कोई घटना हुई है जी। तो उन बालिकाओं के लिए प्रतिकर के रूप में सरकार पेमेंट कर रही है जी। आप अदर कास्ट में शादी करते हैं जी। तो उसके लिए भी सरकार आपको अलग से हेल्प कर रही है। इस प्रकार की सरकार ने न्याय व्यवस्था
को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने संविधान के सिद्धांतों को जारी रखने के लिए, संविधान के जो आशय थी, जो मूल आत्मा थी, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बहुत सारी स्कीमें बना रखी हैं। बस आवश्यकता है आप उस विभाग में जाइए, आप उसकी जानकारी लीजिए, आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा। जी, अगला जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, हालांकि मेरे को शुरुआत में पूछना चाहिए था, आप कैसे आए इस फील्ड में और कितना शुरुआत में कुछ लगा आपको कि भाई होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेज आपको लड़ने पड़ते हैं जिन सामने वाला जो आपका रिलेटिव है या दूसरा कोई है, उस समय किस तरह की परिस्थितियां बनती, मतलब कृष्ण अर्जुन वाली? जी जी जी। एक्चुअली मैं इस फील्ड में आने मैंने सोचा भी नहीं था। जी जी। लेकिन मेरे पापा का एक केस था जी जी, जो मेरे पापा के रिटायरमेंट तक खत्म नहीं हो रहा था। अच्छा, आपके फादर भी इसी लाइन में थे? नहीं, मेरे पापा कॉलेज में थे। अच्छा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे। ओके। तो उनका कोई डिपार्टमेंटल केस था। जी जी। तो डिपार्टमेंट वालों ने 25-26 साल से वो फाइल अपील ऐसे रखी हुई थी। अच्छा। तो पापा का रिटायरमेंट पास में आ गया था, पेंशन्स वगैरह क्लियर नहीं हो रही थी। तो मैंने उसी संदर्भ में मैंने सोचा था 3-4 साल पहले कि मेरे को लॉ करना चाहिए। फिर मैंने लॉ किया और लॉ करने के बाद में मैंने सबसे पहले मेरे पापा की फाइल को उठाया। अच्छा। और मैंने देखा कि क्या है। फिर मैं जयपुर गया, सचिवालय में गया, वहां पर मैंने उस फाइल को रीओपन कराया, रीओपन करा के और वो जो अपील थी उसको रिजेक्ट कराया। अच्छा। अगर मैं रिजेक्ट नहीं करवाता तो मेरे पापा की पेंशन वगैरह या रिटायरमेंट होता नहीं। तो मैंने 26 साल बाद में जो पेंडिंग अपील थी, जिसको कोई अधिकारी नहीं देख रहा था, उसको रिजेक्ट करा के और सबसे पहला जो मैंने न्याय लिया वो अपने परिवार के लिए लिया। अच्छा। इसी वजह से मेरे पापा का रिटायरमेंट और पेंशन वगैरह सारी। इसके बाद में मैंने उसके संदर्भ में जो अपील की पेंडिंग हुई थी उसकी मैंने अपील रेट की जी जी गवर्नमेंट बेंच में, हाईकोर्ट बेंच में रेट की और उसका डिसीजन 10 साल बाद आया। अच्छा। तो मेरे पापा का जो रिकवरी का जो बाकी का अमाउंट था 10-5 लाख रुपया जो सरकार से हमको लेना था, वो 5 लाख रुपए भी 10 साल बाद मिला। ओके। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था लॉ में आने के बाद में। लेकिन जैसे ही मैं इस क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि सही में डूंगरपुर जैसे क्षेत्र में, जहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र है, 80-90% की आबादी हमारी जनजाति है और लोग गाँवों से बिलोंग करते हैं और जिनको कानून के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे काम इस संदर्भ में करने चाहिए। तो मैंने ये भी किया, साथ साथ में मैंने लॉयंस क्लब ज्वाइन किया। अच्छा। जो लॉयंस क्लब में मैं प्रेसिडेंट रहा, जोन चेयरमैन रहा, रीजनल चेयरमैन रहा, डूंगरपुर, उदयपुर और बहुत सारी संस्थाओं में मैंने काम किया, जिसके लिए जिला प्रशासन ने मुझे यहाँ सम्मानित भी किया। तो मैं विधि की वजह से, मैं कानून की वजह से या लॉ की वजह से मैं समाज क्षेत्र में भी जुड़ पाया। जी। अभी आप हमारे डूंगरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कार्यप्रणाली रहती है आपकी? मैं पिछले 2 साल से अध्यक्ष, लगातार 2 साल से निर्वाचित हो रहा हूँ जी। बार एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है, अगर लोगों की समस्या होती है जी तो वो एडवोकेट्स के पास में आते हैं जी। अगर वकीलों की समस्या होती है जी तो वो बार एसोसिएशन के पास में आते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारा ऐसा संगठन है बार एसोसिएशन जी कि हमारे एडवोकेट्स के संबंध में अगर कोई भी परेशानियाँ होती हैं तो हमारा एक एसोसिएशन बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम हमारे वकील भाइयों की समस्याओं का सुलटारा हम करते हैं। बार एसोसिएशन में करीब 250-300 हमारे यहाँ पे एडवोकेट हैं। तो उन एडवोकेट साथी मिलके और एक चुनाव करते हैं और चुनाव में जो भी अध्यक्ष बनता है, तो मैं जब अध्यक्ष बना तो मैंने देखा कि वास्तव में डूंगरपुर बार एसोसिएशन में बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले तो मैंने एक डायरेक्टरी का निर्माण करवाया जी, साथ में वेबसाइट का निर्माण कराया ताकि पूरे विश्व में बार एसोसिएशन डूंगरपुर का कोई संपर्क करना हो किसी भी एडवोकेट से, तो मैंने अपनी एक वेबसाइट बनवाई। साथ में हमारे वहाँ जो हमारी लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई थी उस पर काम किया। हमारे आसपास के गांवों के बहुत सारे एडवोकेट्स जो गांवों से आते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, जिनके लिए मकान नहीं होते, तो एक आवासीय स्कीम थी हमारे लिए। तो उसके संदर्भ में मैंने मेरा काम शुरू किया और करीब 16.5 बीघा जमीन मैंने एडवोकेट कॉलोनी के लिए प्रस्तावित कराई। अच्छा। चिन्हित कराई, नगर परिषद से एनओसी प्राप्त कर ली है और लगभग उसकी अलॉटमेंट की अंतिम प्रक्रिया में चल रही है। अगर हम सबके प्रयास रंग लाए तो निश्चित ही हमारे एडवोकेट्स भाइयों को एक छोटा प्लॉट भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से उनके घर में उनका घर बन सकेंगे और उनके सर पे छत आ जाएगी। तो वो जो बाहर से एडवोकेट साथी प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वकालत का पेशा सब ऐसा पेशा है कि 10 साल तक तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप अपना घर भी चला सकते हैं। तो अपना नाम बनाना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल होते हैं इसके अंदर। धीरे धीरे आपका नाम बनता है, लोग आपको पहचानते हैं, तब कहीं जाकर आपको छोटा मोटा काम मिल पाता है। तो उन
बहुत सारी विषम परिस्थितियों में हमारे भाई हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो बार एसोसिएशन ही ऐसा एक माध्यम है कि उनकी छोटी मोटी जो समस्या होती है बार एसोसिएशन के माध्यम से सुलझाई जाती है। सरकार तक हमारी जो सूचना है या संवेदना है वो सरकार तक बार एसोसिएशन के माध्यम से पहुंचाई जाती है। जी, हालांकि भावनाओं का पुलिस में करते हुए या फिर वकालत में कोई जगह नहीं, मतलब जो करना पड़ता है वो आपको रिजल्ट देना ही पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी कोई घटना आपको याद है कि जिसकी वजह से आपने बहुत ही मेहनत की उस केस के पीछे, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा आपको, और उसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगा कि होता है ना कि हम किसी को हेल्प करते हैं, इस तरह का आपने किसी को हेल्प की और वो वास्तव में कि आपको याद रहे ज़िंदगी भर की ये केस मैंने बहुत ही अच्छा लड़ा। एक अभी रिसेंटली, हालांकि ये चीज़ें आज के दिवस से अलग है, लेकिन मैं एक रिसेंटली अभी एक केस ऐसा था जी कि एक अच्छी संस्था थी जी, और उस संस्था को बनाने के लिए जो एक्यूज्ड बना उसके पिताजी ने जीवन भर चप्पल नहीं पहने। अच्छा। और उस संस्था को बनाया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी संस्था का जी, जी। उस संस्था को ब्लाइंड बच्चों की संस्था थी जी, और उस संस्था को उसके पिताजी बनाते बनाते उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उस लड़के ने संभाला। इन बिटवीन कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि उस जो उनका लड़का था जो संस्था चला रहा था उसके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे उन बच्चों को लेके, और एक महिला वार्डन थी जी, उसने उसके ऊपर ऐसे कुछ एलिगेशन लगाए। तो उसमें वो लड़का जो संस्था चला था और उसके दो साथी जो टीचर्स थे उनके ऊपर चार्जशीट हुई। एक्चुअली मतलब वो पूरा केस यूँ समझे कि पूरा फ्रॉड केस बनाया था। कुछ लोगों का इंटेंशन था कि ये संस्था नहीं चले। तो मेरे मन में, मैं उसके पिताजी की बहुत इज्जत करता था, उस लड़के की मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता था। तो मेरे मन में था कि नहीं, ये जो केस है वो गलत बनाया है, और अगर वास्तव में अगर इस केस में इनको सजा हो गई तो 20-20 साल की सजा इनको हो जाती है और 3 पूरे परिवार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस केस में मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट किए, जो बच्चे थे उनसे कनेक्ट किया कि वास्तव में ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। बच्चों ने मना किया कि हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। वो सारी चीज़ें मैंने कोर्ट के सामने रखी। जो एलिगेशंस लगाए थे, जो मैंने आपको कहा ना कि कुछ अभी टेक्निक्स वाली सारी चीज़ें कोर्ट में आ गई हैं, तो मैंने वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ वीडियो तो बना ही नहीं था। वो सारी डीएनए वगैरह में भी उसमें सारी नेगेटिव सारी चीज़ें आ गई। तो कोर्ट के सामने मैंने सारी चीज़ें रखी। कोर्ट ने भी मुझको सुना, हालांकि 6 महीना साल भर उनको जेल में भी रहना पड़ा। फिर उनकी बेल वगैरह हुई। लास्ट में जाके अभी महीने भर पहले वो तीनों लड़के थे वो बरी हो गए। तो उस केस को मैं अभी रिसेंटली देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वास्तव में उन बच्चों, उन तीनों का अगर कैरियर तो क्या, पूरा लाइफ ही पूरा के पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर वो इस केस में फंस जाते तो। बहुत बुरी तरह से फंसाया था। तो ऐसे कुछ केसेस में काम करके मन को संतुष्टि मिलती है कि नहीं, हमने कुछ अच्छा काम किया, हमने न्याय दिलाया लोगों को। चलते चलते वापस हमारे मूल विषय पे लौटते हैं। संविधान दिवस के ऊपर और कुछ क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा संविधान तैयार किया था हमारे, आज से 75 वर्ष पूर्व हमारे जो नेता थे और जो संविधान के सभा के सदस्य थे, और संविधान को परिवर्तन जहाँ करने की ज़रूरत थी, हमारे नेताओं ने या हमारे जो राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने संविधान में परिवर्तन भी बहुत सारे किए। लेकिन कोई भी देश या कोई भी संविधान या कोई भी कानून ये डिपेंड करता है हम नागरिकों पे कि वो कानून वास्तव में वर्क करेगा नहीं करेगा। अगर हम अनुशासन में आ गए तो संविधान नो डाउट अब 100% सफल रहेगा। लेकिन अगर हम अनुशासन में नहीं हैं तो हम कितने भी संविधान लेके आ जाएं, हम कितने भी कानून लेके आ जाएं, हम देश को आगे लेके नहीं जा सकते। तो यही मेरा निवेदन है सभी मेरे दोस्तों से, साथियों से, जो भी सुन रहे हैं उनसे, कि हम हमारे भारत देश के सारे जो कानून हैं उनकी पालना करें। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको आके कोई बताएगा, आवश्यकता नहीं है। हम 80 साल आगे आ चुके हैं, हमको आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई आगे बताए। आवश्यकता ये है कि हम आगे जाके बताएं कि ये हमारे कर्तव्य हैं, हमको इस प्रकार से काम करना है, हमको इस प्रकार से किसी को आगे लेके चलना है। अगर हम अनुशासन में आ गए, मैंने यूरोप वगैरह में देखा है, लोग सेल्फ डिसिप्लिन है, एक भी पुलिस कर्मी की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी रेड लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं सिटी में। सेल्फ डिसिप्लिन है। जिस दिन हमारे ऊपर अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ गया तो निश्चित ही भारत विश्व में
एक नंबर पे अभी भी हम बहुत आगे हैं जी। और भारत को विश्व में एक नंबर आने पे कोई नहीं रोक सकता जी। बस यही कहना चाहता हूँ जी। तो बार एसोसिएशन की तरफ से ऐसी कोई योजनाएं भविष्य में आप बना रहे हैं, ऐसी ही कोई योजनाएं हैं? अगर कोई बहुत ही गरीब हो जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं हो, तो ऐसा कुछ है आपके वहाँ पे? बार एसोसिएशन, मैंने आपको बताया ना, बार एसोसिएशन के पास में अगर कोई भी आता है जी जी जी, तो उसकी हम पूरी मदद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसी स्कीम क्योंकि सरकार के द्वारा हमारा जिला विधि प्राधिकरण है, जी, तो वो अगर हमारे पास में भी कोई आएंगे तो हम भी, हमारे पास आप भेजोगे तो हम भी एक एप्लीकेशन लिख के और वहाँ पर भेज देंगे, उनको निःशुल्क एडवोकेट नियुक्त हो जाएगा। वर्तमान में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, बहुत सारे लोग इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। बार एसोसिएशन भी इसमें पूरी मदद कर रहा है। अगर किसी प्रकार की भी किसी को भी आवश्यकता है कानूनी रूप से तो बार एसोसिएशन डूंगरपुर हमेशा उपलब्ध है। हमारा मूल ध्येय है हर व्यक्ति को सुलभ न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले। जी, बहुत ही अच्छा। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और एक बार फिर से आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और सिद्धार्थ जी, आप हमारे बीच पधारे स्टूडियो में और ये तमाम जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।